हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक चल रही पढ़ाई आपकी। कल हम लोग क्या पढ़ा था, याद है आप लोग को। समाज पढ़ा था। समाज के दोनों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट में क्या है, समुदाय पढ़ेंगे हम लोग। और ये समुदाय क्या है, ये थर्ड यूनिट है। ये देखिए थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है समुदाय, ग्रामीण, शहरी और जनजाति। ये टॉपिक लिखा हुआ है। देखिए चूँकि हम लोग इसके पहले जनजाति पढ़ चुके हैं, तो जनजाति को हम इसमें कवर नहीं करेंगे। हम लोग केवल समुदाय में जो और चीज़ें आती हैं साथ में है, ग्रामीण, शहरी, या इस जो मेन दो पार्ट है इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बाकी हमने इस जो लेक्चर है इसमें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन थोड़ा और डीपली भी आएगा तो हम इसको आंसर हम लोग दे पाएंगे। इसका पूरा प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से प्रयास करते हैं। थोड़ा लंबा रहता है वीडियो, लेकिन पूरा प्रयास है कि ये टॉपिक पूरा ही ख़त्म हो जाए, इसके पार्ट फर्स्ट और सेकेंड ना करने पड़े हम लोग को, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। समुदाय। समुदाय का अर्थ, प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताएं। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्द से बना हुआ है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर एंड म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग, मतलब एक साथ सेवा करना, एक साथ रह के सेवा करना। यह अर्थ कहलाता है समुदाय का, ठीक है। अर्थात इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना कहलाता है। अन्य शब्दों में हम लोग देखिए तो क्या होगा, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। प्रत्येक समुदाय के सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव तथा हम की भावना पाई जाती है। मतलब क्या है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग होता है या किया जाता है, समुदाय कहलाता है। अब समुदाय के अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया जाए तो कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। ये परिभाषाएं देखिए, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, हो सकता हो शायद। और यदि कठिन क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे परीक्षक लोग तो हो सकता हो एक दो परिभाषा भी डाल सके वो। मैकाइवर के अनुसार क्या है, समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता तथा अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। देखिए मैकाइवर के अनुसार ये थी। सेकंड क्या है, ऑगबर्न एवं न्यूमेयर के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, जिसकी गतिविधियों एवं हितों के समान केंद्र हो तथा जो जीवन के प्रमुख दायरे में इकट्ठे मिलकर कार्य करें। सॉरी वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों। इसमें भी क्या है, व्यक्ति का समूह हो, आपस में मिलकर करने की भावना हो, सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र हो, और ये सब मिलाकर आपस में क्या है वो कार्य कर सके मिलकर। बोगार्डस के अनुसार क्या है, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना कुछ मात्रा में हो तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहते हो। मतलब इसमें क्या है, तीन चीज़ें बताई गई। पहली तो एक सामाजिक समूह हो, हम की भावना हो, और क्या है एक निश्चित क्षेत्र में रहते हो, ये सब कहलाते हैं क्या, समुदाय, ठीक है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। इन्होंने ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार हम लोग देख रहे हैं इसको आंसर, ठीक है। अब देखिए एच मजूमदार के अनुसार समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए सभी में जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं हमको एक बार रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद मेन पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे एक वेरी शॉर्ट नोट बनाकर, ठीक है। अब देखिए समुदाय की विशेषता क्या है। समुदाय की पहली विशेषता क्या है, निश्चित भूभाग। इसका अर्थ क्या होता है, उन सीमा एवं घेरे से है जो किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिकों को अपनी परिधि में शामिल
करता है। मानव जाति की एक परंपरागत विशेषता रही है कि मानव परिवार किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलने के लिए प्रयत्न करता है तो वह उस स्थान को प्राथमिकता देता है जहां उसके समान सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचारों वाले लोग निवास करते हैं। देखिए, आप एक इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इसको हम लोग देखें तो ये है निश्चित भूभाग। आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि जब भी हम लोग किसी एक भूभाग में रहते हैं तो आप लोग उसका महत्व उतना ना समझ पाएँ, लेकिन जब उस भूभाग से आप दूर चले जाते हैं और दूर जाने पर उस भूभाग का दूसरा व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपको बड़ा स्नेह और बड़ा अपनापन सा लगता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे देख लें, यदि आप मुंबई में निवास करते हैं और यूपी से जुड़े हुए दो व्यक्ति आपस में रहते हैं और यदि वो बात करते हैं तो उनका आपस में रहना, बात करना, उनकी घनिष्ठता बिल्कुल अलग होगी। और यदि आप ठीक इस प्रकार से और आगे जाएं, यदि अमेरिका या ब्रिटेन में रहने वाले जो भारतीय हैं वहाँ वो भारतीय आपस में परिचित नहीं होंगे, लेकिन यदि आपस में परिचय होगा तो वह इंडिया या भारत के रूप में एक दूसरे को जोड़कर देखेंगे लोग। ठीक है, क्लियर हुआ? पहली क्लियर हो गई। अब सेकेंड, व्यक्तियों का समूह। दूसरी चीज़ क्या है इसमें? व्यक्तियों का समूह होता है समुदाय से, यहाँ तात्पर्य मानव जाति के समुदाय से है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इस करने के बाद हम समाज और समुदाय में मुख्य रूप से कुछ अंतर स्पष्ट करेंगे अंतिम में चार्ट बनाकर। और ये चार्ट आप देखिएगा, यदि जो हमारी संभावनाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस चार्ट से ही एक या दो प्रश्न फंसने की संभावना है, जो हमें लगता है। बाकी फिर क्वेश्चंस क्या आते हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम आपको शायद एक बार इंडिकेट कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सामुदायिक भावना। इसका तात्पर्य है कि यहाँ सदस्यों के आपसी मेल मिलाप पारस्परिक संबंधों से है। वैसे तो संबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सदस्यों में एक दूसरे की जिम्मेदारी महसूस करने तथा सार्वजनिक व सामुदायिक जिम्मेदारी को महसूस करने तथा निभाने से है ये सामुदायिक भावना। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रूप में रख कर पूछ सकता है कि ये विशेषताओं में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। सर्वमान्य नियम। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्राथमिक रूप से समुदाय का प्रशासन समुदाय के सदस्य द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर होता है। औपचारिक नियमों के अतिरिक्त समुदाय को एक सूत्र में बांधने, समुदाय में नियंत्रण स्थापित करने, सदस्यों को न्याय दिलाने, कमज़ोर सदस्यों को शोषण से बचाव इत्यादि में यह क्या होता है? सर्वमान्य नियम हो सकते हैं। स्वतः उत्पत्ति। स्वतः उत्पत्ति मतलब वर्तमान समय में कार्यरत विभिन्न शहरी आवासीय योजनाएं आवास की सुविधा प्रदान कर समुदाय के निर्माण में अवश्य ही सहायक साबित हो रही है, लेकिन प्रारंभिक काल में समुदाय की स्थापना एवं विकास स्वतः उत्पत्ति की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण रही। पहले के समय में बहुत से समुदायों का विकास स्वयं हुआ है। ठीक है, विशिष्ट नाम। हर एक समुदाय का क्या होगा? एक विशिष्ट नाम होगा। बहुत से समुदाय हैं, ठीक है, भारतीय समुदाय, और यदि आप भारतीय समुदाय भी बहुत सारे कर सकते हैं। उत्तर भारतीय समुदाय हो गया, दक्षिण भारतीय समुदाय हो गया, तो बहुत सारे समुदाय उनका नाम होता है। स्थायित्व। यह अधिकतर बिल्कुल स्थायी रूप से ही समुदाय होते हैं, अस्थायी रूप से समुदाय नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? समानता। इसमें क्या होती है? आपस में सदस्यों के जीवन में समानता पाई जाती है। जैसे एक समुदाय के लोग, जैसे भारतीय समुदाय हो गया, भारतीय समुदाय है, यहाँ पर देखा होगा अक्सर लोगों के बीच में एकता देखी जाएगी। वह या तो हिंदी भाषी होंगे, या तो एक जैसी भाषा बोलेंगे, या त्योहारों को एक जैसा मनाएंगे। ठीक है, अब समुदाय के प्रकार में आते हैं। देखिए, समुदाय के प्रकार को हम लोग बहुत आराम से और ध्यान से केवल समझेंगे किसने कितने प्रकार से परिभाषाएं दी है। कुछ ये थिंकर्स हैं, इन थिंकर्स को हम लोग थोड़ा विस्तार से आगे पढ़ेंगे
किंग्सले डेविस के अनुसार इन्होंने क्या किया है, 4 आधार बताए हैं जिसके आधार पर उन्होंने क्या है समुदाय का वर्गीकरण किया है। पहला है जनसंख्या, भूखंड, पूंजी और लोकप्रियता, सामुदायिक कार्य। इसमें क्या है, इन्होंने आदिम सभ्य और ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाले भेदों को स्पष्ट किया है। हमने केवल आदिम समाज के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, क्योंकि यह 2 भागों में सभ्यता के आधार पर उन्होंने बांटा है। पहला है आदिम समाज, दूसरा है सभ्य समाज। आदिम समाज सीधा सा है, जो बहुत पिछड़ा है, बहुत जंगल में रहता है, उनके आचार विचार रीति रिवाज बहुत प्राचीन हैं, ये आदिम समाज हो गया। और दूसरा सभ्य समाज जो आज का समाज है, शहरी समाज है, इनको हम सभ्य समाज के रूप में लाएंगे। एक्चुअली इसको ये जो आदिम समाज बताने का तात्पर्य हमारा क्या था, एक शब्द इसमें आता है, देखिए इसमें हमने एक हाईलाइट किया टोटम। ये टोटम क्या होता है, टोटम वास्तव में आदिम समाज के लोग किसी महापुरुष या टोटम से अपनी उत्पत्ति हुई मानते हैं। कई ऐसे आदिम समुदाय हैं जो कम कपड़ों का उपयोग करते हैं या कपड़ों के रूप में पेड़ों की उछाल का उपयोग करते हैं। यह प्रकृति के साथ अच्छी तरह से घुले मिले होते हैं। इसके अलावा आदिम समाज में धर्म, गोत्र, टोटम को अधिक तवज्जो दी जाती है। टोटम से तात्पर्य अपने आदर्श के रूप में जिसको मानते हैं वह टोटम कहते हैं, और जिससे वह अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अक्सर बहुत से ऐसे होते हैं, आदिम समाज देखा होगा आपने, किसी की किसी की उत्पत्ति किसी धनुष बाण से हो रही है, किसी की पाषाण से हो रही है। तो किसी भी चीज़ जो संकेत हैं जिसके आधार पर वो मानते हैं कि यह हमारा उत्पत्ति है, उसे वो टोटम कहते हैं। ठीक है। इसमें बताया गया है रक्त संबंधी होते हैं, और नातेदारी प्रथा का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, औद्योगिक विकास प्राय नहीं होता है। ये सब आदिम समाज के क्या है बारे में विशेषताएं दी हुई हैं, या आदिम समाज को समझने के लिए क्या क्या इसमें विशेषता होती है, वह ये 13 पॉइंट दिए गए हैं। अब प्रोफेसर बोगार्ड्स के अनुसार एक ऐसा समाजविद्ता था, ये थे जिन्होंने समुदायों के वर्गीकरण के लिए भूभाग को या क्षेत्रीय विस्तार को अधिक तवज्जो दी है, जिसके आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, क्या होगा। प्रोफेसर बोगार्ड्स के अनुसार समुदाय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों से। क्लियर हुआ। एक ग्रामीण समुदाय है, नगरीय समुदाय है, क्षेत्रीय समुदाय है, राष्ट्रीय समुदाय है। एक्चुअली देखिए समुदाय का वर्गीकरण हम देखें तो मुख्य रूप से केवल 2 भाग हैं अधिकतर किताबों में, और अधिकतर जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने 2 भाग ही बांटे हैं। पहला भाग है नगरीय समुदाय, और दूसरा है ग्रामीण समुदाय। बाकी ने किसी ने 4, किसी ने 3, वो अलग है, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 ही जो समुदाय हैं उस पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैकाइवर पेज है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 तरह के समुदाय बताए हैं, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय। ठीक है। समुदाय के जो मेन 2 प्रकार बताए गए, मतलब अब हम मेन जो 2 प्रकार हैं उन पे चर्चा करेंगे, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। देखिए ये जो दोनों समुदाय है ये है क्या, और इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए आप भी या तो गांव से और शहर सबसे बिलोंग करते हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, आपको अच्छे से पता है कि किस में क्या विशेषताएं हैं क्या नहीं है। एक हम लोग औपचारिक रूप से और एक एक लिटरेचर के रूप में, साहित्यिक रूप से हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आप जो जानते हैं उसको थोड़ा बेहतर जान पाएंगे, बस हो गया। बाकी रटना नहीं, आप केवल समझना है, बार बार कह रहे हैं आपको केवल समझना है। ठीक है। ग्रामीण समुदाय क्या है, पहले के समय में क्या होता था, लोग गांव में निवास करते थे, उनका खेती होती थी, पशुपालन करते थे, ये समुदाय कहलाता था ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा भी देखिए बहुत सारे लोगों ने दी है, सिम्स ने दी है, पीके, सैम, दर्शन, मेरिल, श्रीवास्तव, सब में दिया, और इतने लोगों ने परिभाषा दी हैं। इसमें से मुख्य परिभाषा दी हम देखें तो ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्र में रखे जाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है जिसमें अधिकांश एवं अधिकतम मुख्य मानवीय स्वार्थों की प्राप्ति होती है। केवल आपको पढ़ना है और पढ़ के ध्यान रख लेना है कि इसमें क्या दिया, बाकी आपको याद करने की इसमें कोई भी ज़रूरत, हमने केवल इसलिए लिख दिया है कि आप लोग एक बार रीडिंग तो आप ज़रूर ही कीजिए, जिससे ये समझ में आएगा कि यदि आपके दिमाग पे रहेगा कि हाँ
किसी ने कहा है, लेकिन यदि कोई परिभाषा ऐसी होती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये परिभाषा तो हमने पढ़ी नहीं, मतलब ये नहीं होगी, तो एक बार आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये सब परिभाषाएं यदि मान लें तो ग्रामीण समुदाय क्या होगा? ग्रामीण समुदाय का चित्रण एक सुनिश्चित भूभाग में निवासरत व्यक्तियों जिनका व्यवसाय कृषि से संबंधित हो तथा समुदाय के साथ एक सामान्य जीवन यापन कर रहे हों तथा सामुदायिक भावनाओं को प्राथमिकता हो को ग्रामीण क्षेत्र या समुदाय कहा जाता है। देखिए, एक सुनिश्चित भूभाग में रह रहे हों, कृषि से कार्य कर रहे हों और सामुदायिक भावना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्यतः ग्रामीण समुदाय कहेंगे। कुछ विशेषताएं हैं जो यूनिक हैं, जो ग्रामीण समुदाय में ही पाई जाती हैं। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ग्रामीण समुदाय जो आप समझते थे उसको और बेहतर आप कैसे समझ सकेंगे। देखिए, ग्रामीण समुदाय की विशेषता में पहले क्या है? कृषि ही मुख्य व्यवसाय। सबसे मुख्य व्यवसाय के रूप में क्या है? कृषि है। ग्रामीणों में आप आज भी देखे होंगे अधिकतर कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण समुदाय जुड़ा हुआ है। या तो खुद खेती करता है, या खेती करने में सहायता करता है, या एक मजदूर के रूप में काम करता है, या कहीं ना कहीं एक खेती से जुड़े हुए लोग गांव में रहते हैं। दूसरा क्या? प्राकृतिक रूप से करीबी। अक्सर देखा होगा गांव में लोग रहते हैं, दो पेड़ आगे लगाए घर में, दो पेड़ नीचे लगाए हैं, पीछे लगाए हैं, खेतों में भी लगाए हैं, कुछ बगिया लगाई है, कुछ सब्जी उगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो प्रकृति से बिल्कुल उनका नाता रहता है। और जहाँ मोस्टली रहते हैं वहाँ आसपास आपको बड़े बड़े पेड़ मोस्टली दिख जाएंगे, जिसकी छाया में वो बैठते हैं, या उसके गर्मियों में बहुत फ़ायदा होता है कि धूप नहीं लगती और ऑक्सीजन वगैरह उनको बहुत फ्रेश एयर मिलती है। तो क्या होता है, प्रकृति से बहुत करीब होते हैं ये। सरल एवं सरल एवं सादा जीवन। सादा जीवन क्या होता है? मतलब बहुत हाई फाई, बहुत ये नहीं कि हम बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़ करना और टीवी यूज़ करना, कंप्यूटर, मोबाइल आज के लोग कर रहे हैं, लेकिन एक सामान्य और बड़ा तबका कृषि का वो सामान्य ही और सादा जीवन ही व्यतीत कर रहा है। परिवार का अधिक महत्व देखा होगा। परिवार में एक माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, एक बड़ा पूरा भरा पूरा परिवार आपको देखने को मिलेगा गांव में। और दो चार छः संख्या से ऊपर ही रहेगा, 10 कहीं 12 कहीं 15 कहीं चाचा कहीं बड़े ताऊ, आपने देखा होगा सब एक दूसरे से आसपास मिलके रहते हैं। सामाजिक जीवन में एक रूपता, मतलब एक जैसा आपको दिखाई देगा। छोटा समुदाय जब छोटा सा गांव होगा, चाहे उसमें 15-20 परिवार ही होंगे, लेकिन मोस्टली एक जैसा आपको कल्चर देखने को मिलेगा वहाँ पर। जनमत का अधिक महत्व, मतलब क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपस में सभी बुजुर्ग बैठ जाएंगे या कोई भी होगा आपस में बात करेगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब एक साथ मिलकर वो निर्णय लेते हैं। अशिक्षा, अक्सर ग्रामीण समुदाय में देखा होगा आपने कि अशिक्षा ज़्यादा होती है या कम शिक्षा आपको देखने को मिलेगी। धर्म एवं परंपरा का बोलबाला, मतलब अक्सर देखा होगा बड़े बुजुर्ग वहाँ खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, और देखा होगा टोटका वगैरह खूब चलता है, किसी नज़र उतारते हैं कुछ भी, ये चीज़ें आप गांव में आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। सामाजिक गतिशीलता में कमी, सामाजिक गतिशीलता में कमी क्या है? ग्रामीण जीवन में लोग परंपराओं को मानने वाले हैं, ऊपर से जनसंचार के साधनों का भी प्रायः अभाव देखा जाता है। मतलब सामाजिक गतिशीलता मतलब कहीं ना कहीं जैसे हैं वैसे ही वो रहते हैं उस सामाजिक परिवेश में, बहुत ज़्यादा उसमें क्या है चेंजेस या परिवर्तन नहीं होते। सामुदायिक भावना, मतलब एक दूसरे से वो समुदाय के रूप में जुड़े होते हैं, परस्पर जुड़ने की उनमें भावना होती है। तुलनात्मक अकेलापन, मतलब ग्रामीण समुदाय सामुदायिक जीवन प्रायः बाहरी दुनिया के संपर्क से कम होता है। तो क्या होता है, बहुत ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें चीज़ें होती हैं जो गांव में आपको देखने को नहीं मिलती रही हैं, हालांकि अब धीमे धीमे आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार ये बहुत अच्छी विशेषता है ग्रामीण समुदाय की, जहाँ पर एक ही परिवार में चाचा ताऊ ऐसे लोग एक ही परिवार में रहते हैं और परिवार का आकार हमेशा बड़ा दिखाई देगा। स्त्रियों की निम्न स्थिति, ये भी आपने देखा होगा, स्त्रियों की मोस्टली कम पढ़ी लिखी, दिन भर काम करना, बाकी अक्सर पारंपरिक रूप ही आप देखने को मिलेगा वहाँ पर। अब हम लोग नगरीय समुदाय में आ गए। ठीक उल्टा, यदि आप लोग कभी कंपेयर करने बैठेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि ठीक उल्टी विशेषताएं आपको ग्रामीण समुदाय की
नगरीय समुदाय से मिलेंगी। कैसे? देखिए, नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाए गए थे, लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार के बढ़ने से नगर का रूप धारण कर गए हैं। नगरीय समुदाय का अर्थ, नगरीय शब्द नगर से बना है जिसका अर्थ नगरों से संबंधित है। जैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र से में बांधना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम नगरीय समुदाय को देखते हैं, वहाँ के विचारों से पूर्ण अवगत हैं, लेकिन उसे परिभाषित करना आसान नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक ही परिभाषा करना आसान नहीं, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने इनकी परिभाषा दी है। बरगल ने क्या कहा है? नगर एक संस्था है जहाँ पर अधिकांश लोग कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। देखिए, कृषि कार्य क्यों नहीं होगा यहाँ पर? सामान्यतः इसलिए नहीं होता। शहरों में कृषि कार्य के लिए आपको ज़मीन की आवश्यकता होती है और पर्याप्त ज़मीन की आवश्यकता होती है, लेकिन शहरों में तो रहने के लिए जगह नहीं है, तो लोग खेती क्या करेंगे? ये परिभाषा बहुत अच्छी है। नगर एक संस्था है जहाँ पर अधिकांश लोग कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से लुइस वर्थ ने बताया है। फिर ममफोर्ड ने बताया है। क्या बताया है? नगर एक भौगोलिक ढांचा है, साथ ही नगर एक आर्थिक संगठन व संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का और सामाजिक प्रोसेस या प्रक्रियाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और सामूहिक एकता का प्रतीक है। मतलब इकट्ठा तो हैं बहुत लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वह कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार भी ये है, सोमवत जी ने बताया है, डेविस जी ने बताया है, और डेविस के अनुसार भी है। और एक चीज़ है, भारत में सर्वप्रथम 1991 में जनसंख्या के आधार पर नगरों को परिभाषित किया गया था, जो कि इस प्रकार है। क्या है? जहाँ पर न्यूनतम 5,000 से अधिक आबादी हो वह शहर या नगर की श्रेणी में आएगा। कार्यशील जनसंख्या की 3/4 हिस्सा गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ है। और तीसरा, जनसंख्या घनत्व प्रति क्या होगा? प्रति व्यक्ति 400 प्रति मील लिखा हुआ है 400 हो। जनसंख्या घनत्व प्रति मील 400 हो, मतलब 1 मील स्क्वायर में 400 लोगों से ज़्यादा हो तो क्या होगा? वो नगर कहलाएगा। मेन है 5,000 की आबादी। इसको याद कीजिएगा आप ध्यान से कि यदि कोई पूछे कि कितनी आबादी के ज़्यादा या कितनी आबादी से एक नगर की संज्ञा दी जा सकती है, वो है 5,000 से ज़्यादा। ठीक है। इनकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? ठीक वही विशेषता आपको मिलेगी ठीक उल्टे क्रम में जो आपको ग्रामीण में देखने को मिली। क्या? जनसंख्या का अधिक घनत्व स्वाभाविक है, इकट्ठा लोग रहेंगे तो घनत्व तो होगा ही। विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र है। बहुत सारी संस्कृति यहाँ पर, मुंबई वाला भी रहेगा, दिल्ली वाला भी आ रहा है, केरला वाला भी आ रहा है, तमिल भी आ रहा है कि मतलब आपको सब दिखाई देगा। बहुत सब संस्कृतियाँ एक साथ दिखाई देंगी। औपचारिक संबंध, मतलब औपचारिक संबंध देखा होगा, पड़ोस में कह रहा है कोई रह रहा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ एक फॉर्मल रूप से रिलेशन लोग बना के रख चलते हैं, लेकिन मन से रिलेशन नहीं होता है। क्या है? अनामकता, मतलब अनाम, इस शब्द को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? अनाम। मतलब अक्सर क्या होता है, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, हमारे मोहल्ले में कौन रह रहा है, हमसे मतलब नहीं है। हम अनाम की तरह, मतलब हम बिना नाम के बस हम जीवन यापन कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इतना विशाल ये क्षेत्र होता है जिस कारण से लोगों को पता ही नहीं कि बगल में कौन है। तो यह भी एक विशेषता। आवास की समस्या, जितना बड़ा नगर होगा उतनी ही छोटी छोटी ज़मीनें होंगी, जगह रहने की, आवास की समस्या उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। वर्ग अतिवाद, इसमें क्या होगा? जो धनी ज़्यादा धनी होगा, गरीब और क्या होता है? गरीब होता है। मतलब वर्ग क्या है इसमें और बंटने लगते हैं। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन क्या है? इसमें नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले लोग होते हैं, जहां पर ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि एवं संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है। वहीं दूसरी तरफ नगरीय समुदाय में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, मतलब कृषि को छोड़कर सब में हो, लेकिन सभी काम बटे हुए हैं। एकाकी परिवार, मतलब इसमें क्या होगा? एकाकी परिवार में बड़ा परिवार नहीं होगा। क्या होगा? महिला पुरुष होंगे, उनके बच्चे होंगे, यही एकाकी परिवार होगा। धार्मिक लगाव में कमी, अब देखा होगा आज क्या होगा, गांव में जो पूजा करते हैं आपके जो बुजुर्ग लोग, 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ क्या होता है? बस अगरबत्ती लगाई और पूजा हो गई।
मतलब धर्म करना है पूजा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि समय नहीं है, तो इस कारण से वह धार्मिक लगाव में कमी देखने को मिलती है। सामाजिक गतिशीलता मतलब क्या है, अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, आज दिल्ली है, कल मुंबई है, कल अमेरिका है, परसों ब्रिटेन है, मतलब एक दूसरे से यहाँ जुड़ने के लिए बहुत गतिशील शहर वाले होते हैं। राजनीतिक लगाव मतलब कहीं ना कहीं देखा होगा, राजनीति से सभी लोग, गांव वाले भी जुड़े होते हैं, लेकिन अधिकतर लगाव या बड़े बड़े लोग हैं वो शहरों में ही निवास करते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समुदाय और समाज में अंतर, जो हमने आपको कहा था एक चार्ट हम बताएंगे, उस चार्ट के आधार पर ही आपको समझना है। एक चीज़ बताई थी हमने आपको, पहला देखिए अंतर क्या है, यह समुदाय क्या होता है जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, यह एक व्यक्तियों का ग्रुप, समूह होता है। मतलब व्यक्तियों का समूह होगा, और समाज क्या होगा, स्थापित मानवीय संबंध। दो बात ध्यान दीजिएगा, मानवीय संबंध समाज में पाया जाता है और समुदाय में समूह पाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं समूह दिखता है और मानवीय संबंध दिखाई नहीं देता। मतलब अगला पॉइंट देखिए, समाज अमूर्त है, मतलब उसकी मूर्ति नहीं है, मतलब दिखेगा नहीं वो। और समुदाय क्या है, एक मूर्त है जो दिखाई देगा, मतलब समूह दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि समुदाय मूर्त है या अमूर्त है, समाज मूर्त है या अमूर्त है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। निश्चित भूखंड का होना मतलब एक निश्चित भूखंड होगा ही होगा यदि समुदाय है, चाहे एक देश के रूप में हो, गांव के रूप में हो, शहर के रूप में हो। लेकिन उसमें क्या है, समाज में ऐसा नहीं है, समाज बिल्कुल बहुत विशाल होता है। समुदाय में ही एक समाज हो सकता है, जबकि समाज में अनेक समुदाय, समुदाय में एक ही समाज हो सकता है, जबकि समाज में अनेक समुदाय पाए जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि समुदाय में एक से ज़्यादा समुदाय हो सकते हैं या समाज में एक से ज़्यादा समुदाय हो सकते हैं। तो आप ध्यान समझिएगा, समुदाय में एक ही समाज हो सकता है, मतलब यदि एक ग्रुप है, एक समूह, एक गांव है, तो गांव में एक ही तरह का आपको समुदाय मोस्टली एक टोले में देखने को मिलेगा, एक समुदाय में। ठीक है। लेकिन समाज क्या है, समाज में आपको हो सकता हो गांव वाला भी दिख जाए, आपको शहर वाला भी दिख जाए, आपको अमेरिका वाला भी दिख जाए, मतलब बहुत सारे समुदाय आपको एक समाज में देखने को मिलेंगे। इनमें सदस्यों के सामूहिक हित पाए जाते हैं समुदाय में, जबकि समाज में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एक जैसे हित पाए जाते हों, बस आपस में मानवीय संबंध उनमें पाए जाएंगे। निष्कर्ष देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसके आधार पे आप समझिए कि बहुत सारे समुदाय हैं, अनेक विद्वानों ने समुदाय के प्रकारों का वर्णन किया है, परंतु ग्रामीण व नगरीय समुदाय का जिक्र लगभग सभी विद्वानों ने किया है। मतलब दो समुदायों के बारे में हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बस ध्यान से देखो, बहुत सारे प्रश्न नहीं, दो तीन प्रश्न, हर एक टॉपिक से एक प्रश्न बनने की संभावना है। कब उसकी, जैसे हमने मूर्त और अमूर्त बताया, हमने आपको बताया कि कोई क्या विशेषताएं हैं, क्या है, तो हो सकता हो ऐसे प्रश्न वो पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। या आपको कंप्लीट हो गया, कुछ हो आप हमको मैसेज या ग्रुप में जोड़ सकते हैं। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, हम स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम प्रयास करें कि एज सुन एज ये भी हम यूनिट जल्दी से ख़त्म कर दें। इसलिए आज हमने पूरी एक यूनिट में एक टॉपिक ख़त्म कर दिया है। कल फिर ऐसे करेंगे, 3-4 दिन में फिर हम एक यूनिट पूरी ख़त्म कर दें। उसके बाद यूनिट्स छोटी हैं, उसके बाद 1-2 यूनिट्स छोड़ दीजिए, बाकी सब है। हो सके तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे में एक दिन की एक यूनिट हो जाया करेगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग को ये जो है एक यूनिट का एक पार्ट डेली का ख़त्म करना है। ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िए, कुछ हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। ठीक है।